नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई का क्लास 12th इंग्लिश का पहला चैप्टर, द लास्ट लेसन। तो आपको पता होगा सीबीएसई इंग्लिश में दो बुक्स होती हैं, फ्लेमिंगो और विस्टास। आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन चैप्टर लिखा है अल्फोंस डॉडेट ने। जी हाँ, ये जो टी है ये साइलेंट है और ये है अल्फोंसे डॉडेट। अल्फोंसे डॉडेट जिनका जन्म हुआ था 1840 में, 1897 में इनकी डेथ हुई। इसका मतलब 1870 जब आया तो ये फ्रांस में थे और जिंदा थे, मीन्स इनके सामने 1870 का समय आया। अब मैं 1870 की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो पूरी स्टोरी है ये इस 1870 पे आधारित है। ये 1870 वो समय है जब जर्मनी, जिसको हम आज जर्मनी कहते हैं, और उसके आसपास के कुछ इलाके जैसे पोलैंड का कोई हिस्सा हो गया और बाकी के कुछ हिस्से, इन सबको मिला के एक स्टेट बनी हुई थी, प्रशिया। जी हाँ, PRUSSIA। बहुत लोग इसको रशिया समझ लेते हैं पी को साइलेंट करके, तो ऐसी गलतफहमी मत पालिएगा। पी जो रशिया है वो अलग है, प्रशिया अलग है। प्रशिया आज एग्जिस्ट नहीं करता है, ये उस समय था 1870 के टाइम पर। और प्रशिया में 1870 के टाइम पर आए थे बिस्मार्क। बिस्मार्क बहुत ही बड़े डिप्लोमेट थे, बहुत ज़्यादा होशियार थे, और उनको आप कह सकते हो जैसे हिंदुस्तान में चाणक्य थे, इसी तरीके से बिस्मार्क थे जर्मनी के लिए, जिन्होंने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी खेली और जर्मनी को बहुत ही आगे ले गए वॉरफेयर के मामले में, और फ्रांस को एकदम अकेला कर दिया था उन्होंने। तो हुआ क्या, 1870 में फ्रांस पे उन्होंने हमला कर दिया। हमला करने के बाद जो दो स्टेट्स थे, एल्सेस और लॉरेन, इनको हथिया लिया। अब ये दो स्टेट्स कहाँ चले गए? जर्मनी के पास। अब एक ऑर्डर आया कि जो जर्मन लैंग्वेज है वो पढ़ाई जाएगी फ्रेंच की जगह। क्या होता था, अपनी जो कंट्री है ऑफ कोर्स उसमें अपनी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। जैसे आज हिंदुस्तान है तो आप हिंदी पढ़ते हो मोस्टली, फॉर एग्जांपल अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। अब हो सकता है आप इंग्लिश को इसमें यूपी में बैठ के पढ़ रहे हो, पंजाब में बैठ के पढ़ रहे हो, अरुणाचल में बैठ के पढ़ रहे हो, या तमिलनाडु में बैठ के पढ़ रहे हो, लेकिन वो जो लैंग्वेज है जब मैं कन्वे कर रहा हूँ तो मैं हिंदी में कर रहा हूँ और आप उसको समझ पा रहे हो। तो ये जो हिंदी है ये हमें जोड़ रही है, ये हिंदी हमें एक फीलिंग दे रही है कि हम भारतीय हैं। तो लैंग्वेज क्या होती है? हमारी आइडेंटिटी होती है। भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होती, भाषा एक कल्चर होती है, भाषा एक पहचान होती है। तो वो पहचान छीनने के लिए बिस्मार्क ने, जर्मनी ने, जो ये दो शहर हैं इनसे इनका अधिकार छीन लिया था फ्रेंच को सीखने का, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग अपनी भाषा को भूल जाए, और जो अपनी भाषा को भूल गए फिर वो गुलाम कभी आज़ाद नहीं हो सकते। आगे आप समझोगे इसको। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है फ्रांस, ये है जर्मनी जो उस समय प्रशिया की यू कैन से अंडर में था, प्रशिया के सुपरविजन में था। बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे प्रशिया का था। रशिया ने अटैक किया 1870 में, और ये जो है एल्सेस और लोरेन, ये हिस्सा ले लिया, ये बन गया था जर्मन का हिस्सा, या यू कैन से प्रशिया का हिस्सा। इसलिए इन्होंने क्या किया था, कैंसिल कर दिया था कि आप फ्रेंच को नहीं पढ़ पाओगे और आपको जर्मन ही पढ़नी पड़ेगी। हालांकि मैप आपके इतना काम का नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है। कैरेक्टर्स की बात करें तो एम हैमिल यानी मिस्टर हैमिल, एम का मतलब यहाँ पे क्या है बेसिकली? मिस्टर। तो मिस्टर हैमिल जो है वो बहुत ही पुराने टीचर हैं फ्रेंच के, एल्सेस में जो पढ़ाते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं अपनी भाषा और अपने नेशन की बहुत ज़्यादा। वो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं पिछले 40 सालों से। अब 40 साल अगर कोई एक जगह पे पढ़ाएगा रहेगा तो स्वाभाविक है कि उसका जो लगाव है वो बहुत होगा अपने देश के प्रति भी, और लोगों का उस व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जनरेशन्स पढ़ाई होती है। जब एक व्यक्ति 40 साल पढ़ाता है यानी उसने किसी को पढ़ाया होगा, फिर उसके बच्चे को पढ़ाया होगा, तो एक जनरेशन्स तक कोई पढ़ा रहा होता है तो बहुत ज़्यादा इज्जत उसकी हो जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा कैरेक्टर है। फ्रेंड्स बेसिकली क्या है, कौन है? ये एक स्टूडेंट है जिसको पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद आप भी इस तरीके के हो सकते हो जिसको पढ़ाई पसंद नहीं है, बोरिंग लगती है, खासकर मैथ्स या इंग्लिश जो कॉम्प्लिकेटेड हो। लेकिन इसको रिग्रेट फील होगा इस चैप्टर के एंड तक कि यार मैंने क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा। शायद ये आपको सिखाना चाहते हैं ऑथर कि आप भी पढ़ लो, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो एक दिन आपको भी रिग्रेट होगा। तो देखिए, इस बार हम जो पढ़ेंगे वो समरी नहीं होगा। जनरली आप देखोगे जो वीडियोस में समरी होती है, बट
सॉरी, नॉलेज फॉर क्यूरियस आपको समरी नहीं देता, वो आपको पूरा का पूरा समझाता है, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, ताकि जब अनसीन पैसेज आपके सामने आए तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओ। और ये वीडियो देखने के बाद आपको चैप्टर कम से कम 50% तो याद हो ही जाए, यानी आपके लिए क्वेश्चन आंसर देखना बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको ज़्यादातर चीज़ें खुद ही याद रहेंगी। अब तो शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। तो देखिए, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। अब आय का मतलब यहाँ पे क्या है? फ्रांस। मैं एफ लिख देता हूँ तो आपको याद रहेगा। यहाँ पे आय का मतलब है यहाँ पर कि फ्रांस, वो जो फ्रांस है स्टूडेंट, उसने क्या किया, स्कूल के लिए लेट शुरू किया और अब वो डर रहा है थोड़ा सा कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, कहीं मुझे डांट ना पड़ जाए। तो अब होता क्या है कि ये डर रहा होता है कि यार मैं लेट ना हो जाऊं, स्पेशली क्यों? क्योंकि जो इसके टीचर हैं एम हैमिल ने कहा हुआ है कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा पार्टिसिपल्स के ऊपर। अब पार्टिसिपल होता क्या है? ये टॉपिक होता है ग्रामर में, जैसे इंग्लिश ग्रामर में होता है वैसे ही फ्रेंच ग्रामर में भी टॉपिक है पार्टिसिपल। अब वो सोचता है मुझे तो यार कुछ पता ही नहीं है पार्टिसिपल के बारे में, मुझे एक वर्ड भी नहीं पता और सर पूछने वाले हैं, मैं कैसे बता पाऊंगा? ऑफ कोर्स ये नहीं बता पाएगा। तो फिर ये सोचता है कि यार अगर मैं छुट्टी मार लूँ तो नहीं जाऊँ स्कूल, आउट ऑफ डोर्स, मतलब घर से दूर, स्कूल से दूर, मैं बंक मार लूँ। अगर बंक मारने को मन भी करेगा, क्यों? क्योंकि एक तो वहां पे देखने को बहुत सारी चीजें थी, जैसे बर्ड्स चर्पिंग कर रही थी, जो पंछी है, पक्षी जो है, उनकी आवाज आ रही थी हर तरफ चर्पिंग करने की, मधु जो उनका मधुर कोलाहल होता है उसकी आवाज आ रही थी। फिर जो ओपन फील्ड था, सॉमिल मतलब होता है एक ऐसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री जहाँ पे लकड़ी को काटा जाता है, तो लकड़ियां कटती हैं, उसके पीछे जो मैदान है वहां पे सोल्जर्स की परेड वगैरह चल रही, ड्रिलिंग मतलब प्रैक्टिस चल रही थी। तो बच्चों को देखने में मजा आता है ऑफकोर्स। उसने कहा यही टाइम पास हो जाएगा यार, पढ़ाई से तो बेहतर है, यहाँ पंछी हैं, ड्रिलिंग चल रही है और सब कुछ। ऑफकोर्स वो पार्टिसिपल के रूल सीखने से, पढ़ाई करने से तो बहुत अच्छा है, तो बैठ जाते हैं आराम से, छुट्टी करेंगे। लेकिन नहीं, उस मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मैं ऐसे नहीं कर सकता। मन को अपने कंट्रोल किया और मैं स्कूल चला गया। सेकेंड पैरा, ये वोकेबलरी इसमें दी हुई थी। एंड बाय द वे आपको नोट करने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं लास्ट में आपको पीडीएफ दे दूंगा ताकि आपको ये सब कुछ प्रिंटेड मिल जाए या सॉफ्ट कॉपी मिल जाए। सेकेंड पैराग्राफ। अब सेकेंड पैराग्राफ में क्या होता है कि जब मैं वहां जा रहा था स्कूल, तो एक टाउन हॉल था। टाउन हॉल आपको पता होगा, हर शहर में एक फेमस बिल्डिंग होती है जो जिसको कई बार टाउन हॉल कहा जाता है, जहाँ प्रोग्राम्स होते हैं। तो जनरली टाउन हॉल एक बिल्डिंग होती है जहाँ प्रोग्राम्स होते हैं, काफी बड़ी बिल्डिंग होती है ऑडियंस के लिए। थोड़ी सी भीड़ थी उसके आसपास, एक बुलेटिन बोर्ड, नोटिस बोर्ड पर थोड़ी सी भीड़ थी, क्योंकि पिछले 2 साल से क्या हो रहा है, हर बार जो बुरी खबर हमें मिलती है वो यहीं पे होती है। जैसे मान लो युद्ध हार गया, फ्रांस है, उस समय हार रहा था बिस्मार्क से, प्रशिया से, तो कोई भी युद्ध हम हारे, कोई भी नोटिस आया, कोई भी ऑर्डर आया, तो कहाँ मिलता था? उसी नोटिस बोर्ड के बाहर। तो मैंने सोचा अब इसमें नया क्या है, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, इसमें क्या नया, कुछ ना कुछ बुरा होगा, इसमें क्या रुकना, चलो भागते हैं अपन। अब जब मैं भाग रहा था, जितना हो सकता है मैं भागते जा रहा था, भागते जा रहा था, भागते जा रहा था, तो मुझे रोका एक ब्लैक स्मिथ ने। ब्लैक स्मिथ मतलब होता है जो लोहे का काम करता है, आयरन स्मिथ। वॉचर था वो, नाम उसका वॉचर था, और वो था अपने अप्रेंटिस के साथ, मतलब ट्रेनी। जैसे आपको पता होगा, कोई बंदा, जो कारीगर होते हैं, वह एक्सपर्ट होते हैं, तो उनके अंडर में क्या होता है, कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। जैसे आप जाओगे कभी, अगर अपनी गाड़ी रिपेयर करवाने जाओगे गैरेज, तो आप देखोगे एक तो होगा जो गैरेज का मालिक होगा या एकदम एक्सपीरियंस्ड बंदा होगा जो रिपेयर करने वाला होगा। दूसरी तरफ क्या होगा, एक ऐसा मैकेनिक होगा जो सीख रहा है, नया नया लड़का होगा जिसको लोग छोटू छोटू बोलते हैं। इस टाइप से होता है अप्रेंटिस, जो बंदा नया नया काम सीख रहा है, ट्रेनी। तो ये ब्लैक स्मिथ और उसका जो ट्रेनी है, ये दोनों जा रहे थे, वो वहां पे, मतलब वहीं पे थे वो लोग भी, उसको पढ़ रहे थे नोटिस बोर्ड को। अब उन्होंने क्या किया, इस जाते हुए बच्चे को, फ्रेंड्स को रोका और कहा, अरे इतनी तेज क्यों भाग रहे हो, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। तो बेसिकली इसको ताना दे रहे थे वो। फ्रांस समझ गया कि ये तो मुझे ताना दे रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं मुझे। फिर क्या हुआ, वो समझ गया, उसे लगा कि यार तो मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। वो भागता था, वो एमएमएल के जो छोटा सा लिटिल गार्डन है, मैंने आपको कहा था कि स्कूल जो है, जैसे ये स्कूल है मान लो, उसके बाहर क्या है, एक छोटा सा गार्डन है, यहाँ पे क्लास लगती है और यहाँ पे वो रहते हैं एमएमएल। तो वहां पे पहुंचा और आउट ऑफ ब्रेथ था, मतलब एकदम हाफ रहा था, गैस्प कर रहा था, मतलब हाफते हुए पहुंच गया। अब जनरली क्या होता है, जब आपका भी स्कूल जब शुरू होता है तो आपको पता होगा, ऐसे तो है नहीं कि सीधे साधे बच्चे हैं, गए और बैठ गए।
स्कूल शुरू होता है तो क्या होता है, हर तरफ शोर शराबा, गॉसिप होती है, सारे दोस्त यार मिल रहे होते हैं एक दिन के बाद, और टीचर वो टेबल पर अपना जो रूलर मतलब स्केल जो है वो मार रहा होता है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, कोई नहीं हो रहा होता, पूरी गॉसिप्स हो रही होती हैं, बेंच को खिसका रहे होते हैं, यहाँ मैं बैठूंगा यहाँ तू बैठेगा, टेबल हटाई रखी, डेस्क को हटाया रखा। फिर उसके बाद जब क्लास शुरू होती है लेसन्स को बोल रहे होते हैं, टोटल शोर होता है, हाथों की आवाज़ आती है, लोग हाथों को अपने कान पे रख देते हैं ताकि समझ में आए, शोर से बचने के लिए। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। अब हुआ क्या, हर बार ऐसे होता था, ये शोर चलता था, ये लेट पहुंचता था थोड़ा सा, जैसे बहुत लोग होते हैं ना लेट आते हैं हमेशा, जब भी ये लेट पहुंचता था ये क्या करता था, शोर तो हो ही रहा होता था, लास्ट में इस शोर के बहाने चुपचाप घुस के बैठ जाता था, कोई ध्यान नहीं दे पाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं था। आज क्या था, सब कुछ ऐसे शांत था जैसे मानो संडे की मॉर्निंग हो। ये संडे को होता है ना स्कूल, आप संडे को जाओ कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप स्कूल के पास में रहते हो तो आपको ये पता होगा कि नॉर्मली आप जाते हो स्कूल तो इतना शोर होता है, संडे को आप घर पे होते हो, स्कूल एकदम शांत। वैसा ही हाल था, एकदम शांत, कुछ नहीं था स्कूल में। अब मैंने जब विंडोज से देखा, मतलब गार्डन के बाहर से अंदर मैंने झांका विंडो में, तो मैंने क्या देखा, क्लासमेट मेरे आ चुके हैं। एम हैमल जो मेरे सर हैं वो क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन, मतलब जीने नहीं चढ़े वो, अप एंड डाउन मतलब ऐसे जैसे मान लो पोडियम है, डाइस है, प्लेटफॉर्म होता है ना क्लास में जहाँ पे टीचर खड़ा होता है, थोड़ा सा लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है जहाँ टीचर खड़ा होगा, यहाँ पीछे ब्लैक बोर्ड होगा, तो इसके ऊपर क्या कर रहे थे वो, आना जाने को बोलते हैं अप एंड डाउन, ऐसे वॉक कर रहे थे, यहाँ फिर यहाँ, ऐसे वॉक कर रहे थे बेसिकली। तो वो वॉक कर रहे थे और एकदम जो उनके हाथ में स्केल थी, लोहे की स्केल थी, वो गुस्से वाली लग रही थी, जिससे पीटते हैं वो जनरली, वो उनके पास थी। तो आज फ्रेंड्स को लगा आज तो भाई शामत आई मेरी, आज तो डांट पड़ेगी, मार वार पड़ेगी। तो वो गया, तो मतलब मैं गया, मैं मतलब फ्रेंड्स, मैं गया, मैंने दरवाज़ा खोला और जहाँ पे सब लोग थे उनके सामने मैं खड़े हो गया। अब आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा मैं डरा हुआ था। मतलब जनरली क्या होता था, सिंपल शोर होता है, चुपचाप अपन घुस जाते थे, और इस बार क्या हुआ, सबके सामने से जाना पड़ा, तो बहुत ब्लश्ड फील हो रहा था। ब्लश्ड मतलब शर्म के मारे, जैसे चेहरा लाल हो जाए शर्म के मारे, तो यही हुआ। फोर्थ पैरा। अब हुआ क्या, एम हैमिल ने मुझे देखा पर कुछ भी नहीं हुआ, मतलब न स्केल पड़ी न डांट पड़ी, कुछ भी नहीं हुआ। उसने बहुत प्यार से मुझसे कहा, उसने मेरा मतलब है टीचर ने बहुत प्यार से मुझसे कहा कि अपनी प्लेस पर जाके बैठ जाओ, जल्दी जाके बैठ जाओ, मैंने इसे फ्रेंड्स कहा, और हम तुम्हारे बिना ही लेसन को शुरू करने वाले थे। तो अब हुआ क्या, मैं भी जल्दी जल्दी भाग कर गया, अपनी बेंच पे बैठ गया, अपनी डेस्क पे बैठ गया, और अब तक, अब मतलब जैसे मैं बैठा तो डरा हुआ तो था, अब मैं बैठा रहा, थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, अपने डर से बाहर आया। अब डर से बाहर आके मैं क्या देखता हूँ कि यार ये सर बहुत ब्यूटीफुल सा ग्रीन कोट पहने हुए हैं आज। मतलब सर के कपड़ों पे ध्यान दिया, क्योंकि अभी तो इंट्रोवर्ट है और डर लग रहा था। अब थोड़ा सा बाहर आया, थोड़ा सा डर से बाहर आया, तो मैंने देखा सर तो बहुत ग्रीन कोट पहने हुए हैं, ब्यूटीफुल सा यार, और शर्ट उनकी बहुत फ्रिल्ड फ्रिल्ड है। अब फ्रिल्ड शर्ट का मतलब क्या है, ये शर्ट बेसिकली कैसी हुई, जिसे आपने देखा होगा झल्लर वाली थोड़ी सी, जिसमें एम्ब्रॉयडरी हो, थोड़ी एक्स्ट्रा हो, जिसमें कुछ कपड़ा लगा हुआ होता है झल्लर टाइप, तो इस टाइप से ये फ्रिल्ड शर्ट थी। और एक ब्लैक कलर की सिल्क कैप पहने हुए थे, मतलब एक एक्सपेंसिव अच्छी दिखने वाली कैप भी पहने हुए थे। सब कुछ एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था, मतलब जितने महंगे हो सकते हैं, जितने अच्छे हो सकते हैं, उतने कपड़े वो पहने हुए थे। और वो कब पहनते थे ऐसे कपड़े, जैसे मान लो इंस्पेक्शन का दिन है, जैसे होता है ना सीनियर आने वाला है कोई, या किसी दिन प्राइज सेरेमनी का डे है, तो वैसा लग रहा था। तो ये अजीब बात पहली। एक और अजीब बात क्या हुई, स्कूल थोड़ा अजीब लग रहा था और सीरियस था। जनरली क्या होता है, आप स्कूल देखोगे तो बहुत मस्ती होती है, शोर होता है क्लासरूम में, एकदम एक एनर्जी होती है। आज सब सीरियस, सब शांत, सब खामोश थे। पर मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ आश्चर्य कर रही थी वो ये थी कि जो बैक बेंचेस थी क्लास की, जनरली वो कैसी रहती थी, खाली हमेशा, क्योंकि क्लास में इतने बच्चे थे नहीं और क्लास बड़ी थी काफ़ी। लेकिन इस बार मैंने देखा कि गांव के लोग बैठे हुए हैं वहाँ, हमारी तरह, मतलब बड़े लोग, जिसे इसमें ओल्ड हॉजर हो गया। हॉजर से इसका मतलब परहैप्स, शायद इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो मकान मालिक हो, और वो भी नहीं तो आप इतना याद रखिएगा गांव का एक आदमी है। तो गांव का एक आदमी बूढ़ा सा, वो जिसके 3 कॉर्नर वाली हैट पहना हुआ है, 3 कॉर्नर हैट होती है एक तरह की, हैट पहना हुआ है। फिर वो फॉर्मर मेयर वहाँ के, जो जैसे सरपंच रह चुके हैं, अधिकारी रह चुके हैं, एक पोस्ट मास्टर रह चुके हैं, मतलब काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। क्यों, बट
नहीं समझ में आ रहा था, सब दुखी भी हैं, पर क्यों नहीं समझ में आ रहा था। और जो हॉजर है वो खाली आया नहीं है कि नॉर्मली आ गए हो बैठने, बल्कि वो एक पुराना सा प्राइमर लेके आया है। प्राइमर क्या होता है? एक बेसिकली बुक होती है, जैसे आपने शायद पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं 12 खड़ी अ आ ई ई ए बी सी डी ई, इस टाइप की एक किताब आती है ना, बेसिक बहुत बच्चों वाली बुक। तो ऐसी एक प्राइमर एक बुक लेके आया है। वो कैसी है? थम्ब्ड है। थम्ब्ड मतलब क्या? फटी हुई है। पुरानी सी बुक है तो यहाँ पे थोड़ी सी से मतलब मुड़ गई, यहाँ फट गई, यहाँ फट गई, इस तरीके से। बहुत कोई नई बुक नहीं है, अच्छी कंडीशन में ये बुक नहीं है। अब उसको उन्होंने अपने क्या है घुटनों पे रखा हुआ था, और अपने जो बड़े बड़े चश्मे हैं उससे वो पहने हुए तो उसको देख रहे थे, किताब को। मतलब पढ़ने बैठे हैं। बहुत अजीब बात है, सीनियर सिटीजन्स लोग पढ़ने बैठे हुए हैं बच्चों के साथ। आगे, अब जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था तो एम हेमिल बैठे अपनी चेयर पे। वो अपनी चेयर पे बैठे और उतना ही सीरियस तरीके से जैसा वो हर बार बैठते थे। और वो बैठ के, ये मी ये बी होगा एक्चुअली, ही हैड यूज टू बी। और उन्होंने मुझसे कहा कि बच्चों, मुझसे नहीं मतलब सब लोगों से कहा कि बच्चों, ये आज हमारी आखिरी क्लास है जो मैं आपको देने वाला हूँ। एक आदेश आया है बर्लिन से। बर्लिन आपको पता होगा पक्का, जर्मनी की कैपिटल है। उस समय भी प्रशिया की कैपिटल वही थी जहाँ से आदेश आता था। एक आदेश आया है कि सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी एल्सेस और लॉरेंट के स्कूल में, और इसलिए फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। अब ऑफ कोर्स ये तो एम हैमिल्टन, इनको तो जर्मन पढ़ाना आती नहीं है, इसलिए एक नए टीचर कल आने वाले हैं, और ये आज हमारी आखिरी क्लास होगी फ्रेंच की। अब आप समझ सकते हो कितना बड़ा झटका ये एक बच्चे के लिए होगा। तो ये थंडर क्लैप था। थंडर क्लैप मतलब बहुत बड़ा झटका था। और अब उसको याद आया, अरे वो जो रास्ते में मैं आ रहा था, तो वो जो एक बुरी खबर थी ना, जो जिसको मैं बोल के आया, इससे क्या बुरा होगा, आ रहा है वो तो 2 ढाई साल से, तो बुरी खबर आ ही रही है, होगी ये भी एक बुरी खबर। तो वो ये बुरी खबर थी। अब ये सब विचार आ रहे हैं फ्रेंड्स के मन में। क्या विचार आ रहे हैं? मेरा आखिरी फ्रेंच का लेसन, क्यों? मुझे तो अभी तक लिखना भी नहीं आया, और यार मैंने कुछ भी नहीं सीखा, मैं कुछ भी नहीं सीख पाऊंगा। और मुझे बहुत दुख होने लगा कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा, आखिर मैं क्यों ऐसे पंछियों के अंडों को देखता रहा। होता है ना, बचपन में थोड़ा मस्ती करते हैं, और गांव है, गांव में तो नेचर होता ही है। यहाँ की तरह तो नहीं है कि आप पबजी खेलो या फिर और टेलीविजन देख लो। वहाँ मस्ती क्या होती है? पंछी के अंडे देख लिए। सार जो नदी है, बेसिकली नदी के किनारे था, तो नदी में जाना, वहाँ खेलना, वहाँ पे ढलान में जाना, कूदना, वो सब मैंने किया। पर मेरी किताबें जो अब तक मुझे बकवास लग रही थी, न्यूसेंस मतलब बकवास लग रही थी, वो जो मुझे कुछ ज़्यादा ही भारी लग रही थी, बोझ लग रही थी, वो ग्रामर, वो हिस्ट्री हिस्ट्री संतों की हिस्ट्री को पढ़ना, ग्रामर को पढ़ना, और अब वो सब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे दोस्त मुझसे बिछड़ रहे हो। मतलब पहले क्या हो रहा था कि बोझ लगता था कि क्यों है पढ़ाई न हो, और आज जब पता चला कि नहीं है, फ्रेंच खत्म, हम और फ्रेंच नहीं पढ़ेंगे, तब ऐसा लग रहा था कि मानो वो ग्रामर, वो हिस्ट्री, वो पढ़ाई, वो सब मेरे पुराने दोस्त थे जो मुझसे अब बिछड़ रहे थे। वो एम हैमिल के बारे में भी मैं यही सोच रहा था कि मेरा दोस्त जैसे जैसे कोई पुराना दोस्त मुझसे बिछड़ने वाला हो, जिसको मैं आज तक क्रैंकी समझता था। अब मुझे लग रहा था कि यार मैं उसको कभी नहीं देख पाऊंगा। वो अब मैं सब कुछ क्या मैं भूल जाऊंगा उनका जो रूलर रूलर मतलब स्केल, तब होगा क्या वो मुझसे दूर जा रहे थे, मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगा। और मैं सब कुछ भूल रहा था, मतलब कि जैसे वो मुझे मारते थे रूलर से, मुझे वो याद नहीं आया। मुझे याद आया छोड़ देंगे यार मुझे। वो कितने क्रैंकी थे, शॉर्ट टेम्पर थे, जरा सी बात में मारते थे, गुस्सा करते थे, पर वो सब मुझे याद नहीं आ रहा था। मुझे बस लगाव फील हो रहा था, मुझे दुख हो रहा था कि यार मुझसे मेरी टीचर, मेरी पढ़ाई अलग हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा बेचारा आदमी। वो बेचारा आदमी, हाँ कौन है? आप समझ सकते हो, टीचर की बात हो रही है, फ्रेंड्स कह रहा है। वो बेचारा आदमी, इसका मतलब इनके सम्मान में, इस आखिरी लेसन के सम्मान में उन्होंने ये संडे क्लॉथ्स पहने हैं। संडे क्लॉथ मतलब क्या है? सबसे अच्छे कपड़े जो एक व्यक्ति के पास हो, इसीलिए वो अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। इसलिए हमारे गांव के बुजुर्ग जो हैं वो हमारे इस हॉल के पीछे बैठे हुए हैं क्लासरूम में, और उनको इस बात का बहुत पछतावा था कि यार काश हम भी कुछ पढ़ लेते, हमने तो पढ़ा ही नहीं, और गांव का जो इतना अच्छा टीचर है वो भी आज जा रहा है, क्योंकि वो स्कूल तक गए नहीं थे। अब हुआ क्या, ये उनका तरीका था उस टीचर को धन्यवाद देने का, जिसने 40 साल ईमानदारी से काम किया इनके स्कूल में, उसको सम्मान देने का, कि अब वो
वो स्कूल जो अब उसका नहीं था। तो जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था तब मेरे को आवाज़ आई, मेरा नाम बुलाया गया। एम हैमिल ने बुलाया, फ्रेंड्स आओ टॉपिक सुनाओ। तो इसका चांस था सुनाने का, रिसाइट मतलब सुनाना जो होमवर्क था। पर मैं क्या करता, मुझे तो कुछ आता भी नहीं था। वो ड्राइटफुल मतलब वो रूल डरावने, पढ़ने का मन हुआ, अब ऐसा थोड़ा ना कि पढ़ा हो, पढ़ाई तो अपन करते नहीं है इसमें। तो फ्रेंड्स पढ़ाई तो करता नहीं है। तो होता क्या है कि इसको लगता है क्या सुनाऊं, नहीं सुना पाता। वो बहुत जोर से बोलने की कोशिश करता है, क्लियर बोलने की कोशिश करता है, लेकिन होता क्या है कि जो सारे वर्ड्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं। आई एम सॉरी। तो वो सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं फर्स्ट वर्ड्स। और मैं वहाँ पे खड़ा रह जाता हूँ। तो क्या होता है, ये वहाँ पे टेबल को पकड़ के, अपनी डेस्क को पकड़ के खड़े रहते हैं, दिल धड़क रहा होता है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, और सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं होती, इतना भय होता है, डर होता है टीचर को। तब एम हैमिल की आवाज़ आई। एम हैमिल ने कहा, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, नन्हे से फ्रेंड्स, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। तुम्हें खुद बैड फील होना चाहिए, तुम्हें खुद पछतावा होना चाहिए। अब देखो, हम क्या होता है, हम रोज़ क्या सोचते हैं, अरे यार बहुत समय है, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत समय है यार, कल सीख लूंगा। अब देखो, आज वी हैव कम आउट, मतलब हम कैसे मोड़ पे आ गए, आज क्या स्थिति हो गई है, इतनी बड़ी ट्रेवल है एलसिस के साथ कि अब हमें अपनी जो पढ़ाई है उसको रोकना पड़ेगा। वुड ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कल तक पढ़ाई बंद हो जाएगी आज के बाद। उसके बाद फिर नया टीचर आएगा। तो मैं तुम्हें क्या से कह सकता हूँ अब खाली। अब तुम खुद सोचो, तुम जब दूसरों से कहोगे तो तुम फ्रेंच हो, पर तुम्हें अपनी भाषा नहीं बोलना है, यू कैन नाइदर स्पीक और राइट योर ओन लैंग्वेज। कल को जब जर्मन टीचर आएगा, जर्मनी के लोग आएंगे, क्योंकि अब जर्मनी तो बन ही गया था, वो जो एल्सेस और लॉरेन थे, कल अब तो वो बन चुके हैं। अब कल को वो लोग आके बोलेंगे, कौन हो तुम, फ्रेंच हो, लिख के दिखाओ, बोल के दिखाओ फ्रेंच। तो तुम क्या बोलोगे, तुम्हारे पास अपनी भाषा नहीं होगी, अपनी भाषा को तुम खो चुके होगे। तो तुम्हें इसके लिए बुरा फील करना चाहिए, मैं तुम्हें क्या डांटूंगा। फिर वो कहते हैं कि लेकिन तुम अकेले तो नहीं हो जो बुरे हो। अब हम सबको ज़रूरत है कि हम रीअप्रोच करें खुद को, हम सब खुद को ब्लेम कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे माँ बाप जो इतने ज़्यादा ईगर नहीं थे तुम्हें भेजने के लिए, जैसे आपने कहा ग्रामीण जो एरिया होते हैं, इंडिया में भी होता है, बहुत से माँ बाप कहते हैं यार बच्चे को क्या भेजना, काम कर लेगा, दो पैसे आएंगे घर में, तो नहीं भेजते। तब तुम्हारे माँ बाप ने नहीं भेजा, उन्होंने सोचा कि तुम काम कर लो खेत में या फिर एक मिल में, उससे थोड़े बहुत पैसे आएंगे, पढ़ाई की क्या ज़रूरत है। तो उनकी भी गलती है। और मैं खुद, टीचर कहता है कि मेरी खुद की भी बहुत गलती है कि मैंने तुम्हें क्या किया था, कभी भेज दिया कि जहाँ मेरे फूलों में पानी डाल दो, पौधों में पानी डाल दो। कभी क्या हुआ, जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था मैं छुट्टी कर देता था। तो बहुत ऐसे टीचर्स करते हैं गाँव में स्पेशली, या गवर्नमेंट टीचर्स की, छुट्टी कर दिया, आज मन नहीं है चल छुट्टी। तो यही होता था, बहुत पछतावा हुआ टीचर। अब वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ से बात करते 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 आगे फ्रेंच लैंग्वेज की बात करने लगे। अब फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उन्होंने बहुत चीज़ें बोली। जैसे वो बोले, फ्रेंच जो है, फ्रेंच उस दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, सबसे साफ भाषा है। अब उनके अकॉर्डिंग होगी, और वैसे भी हर कोई अपनी भाषा का सम्मान करता है। पर वैसे फ्रेंच ज़्यादा क्लियर है। अगर आप फ्रेंच और इंग्लिश को कंपेयर करोगे ना, तो जब आप फ्रेंच को पढ़ोगे तो काफ़ी हद तक उसमें क्लैरिटी होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होती। जैसे इंग्लिश में आपको काफ़ी चीज़ें रटना पड़ती है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस मिलते हैं, पर फ्रेंच में ऐसा नहीं होता। तो काफ़ी हद तक ये सही भी कह रहे हैं। तो कहते हैं बहुत लॉजिकल भाषा है फ्रेंच, काफ़ी लॉजिकल भाषा है, हमें इसे संभाल के रखना चाहिए, हमारे बीच में हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। मतलब वो जाते जाते सिखाना चाहते हैं बच्चों को कि भाषा को संभाल के रखो। हिंदुस्तान में भी तो हम कहते हैं ना कि संस्कृति संस्कृत आश्रिता, कि जो संस्कृति है वो संस्कृत पर निर्भर करती है। अपनी भाषा से जुड़े रहो, भाषा से जुड़े हो, अपनी संस्कृति से जुड़े हो। तो वही फ्रेंच टीचर एम हैमिल भी यही कह रहे हैं उन बच्चों को कि अपनी भाषा का सम्मान करो। वो कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, कि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है और जब तक वो अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, फास्ट मतलब जुड़े रहना, बंधे रहना, जब तक वो बंधे हैं अपनी भाषा से, तो उनके पास क्या रास्ता है कि एक दिन वो आज़ाद होंगे। और ऐसा हुआ भी था। 1870 में ये एल्सेस और लोरेन मिल गए थे जर्मनी में, बट बाद में वॉर हुआ था करीब करीब 20 से 30 साल बाद, और वापस फ्रांस ने उनको लेने की कोशिश की थी। पर कैसे, एक जुनून था, भाषा ने जोड़ के रखा था। हम पे भी अंग्रेजों ने राज किया, 200 साल तक हम लोग उनके अंडर में रहे, लेकिन एक जुनून था, एक भाषा थी अपनी, जिसने हमको जोड़ के रखा, जिसने हमें बौद्धिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में जोड़ के रखा।
तो ये जो जुड़ाव है, ये जो कनेक्शन है, यही हमें शक्ति देता है कि हम एक हो और लड़ें उनके खिलाफ जो हम पे राज करके बैठे हैं। तो यही हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप संभाल के रखना अपनी भाषा को। फिर क्या हुआ, अब उन्होंने अपना जो ग्रामर का लेसन है, ग्रामर खोली और एक चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं बहुत हैरान था कि मुझे कितना समझ में आ रहा था अच्छे से। आज तक कभी इतना अच्छे से मुझे समझ में नहीं आई थी ग्रामर जितनी अब आ रही थी। और सब कुछ आसान लग रहा था, वो जो भी पढ़ा रहे थे वो बहुत ही इजी लग रहा था। मुझे लगा या तो मैंने कभी इतना ध्यान से कभी सुना ही नहीं, और या तो कभी उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाया ही नहीं जैसे वो आज पढ़ा रहे हैं, इतने ज़्यादा पेशेंस के साथ, इतना सब्र के साथ शायद ही उन्होंने कभी पढ़ाया था। अब ऐसा लग रहा था कि ये पुअर मतलब गरीब नहीं है, आप बेचारा, मतलब ये जो गरीब आदमी, सॉरी जो बेचारा आदमी ये जो है, शायद ये जाने से पहले हमें वो सब कुछ एक बार में, एट वन स्ट्रोक, मतलब एक बार में पढ़ाना चाहता था जो भी इस आदमी को आता है। तो अब हुआ क्या, ग्रामर के बाद हमें एक लेसन मिला राइटिंग में, मतलब लिखना था बेसिकली हमें। उस दिन एम हैमिल हमारे लिए कुछ कॉपीज लेके आए थे। जैसे कॉपीज मतलब क्या, जैसे आपको पता होगा जब नई कोई भाषा सीखते हैं, जैसे बचपन में आपने सीखा होगा, तो अपन ऐसे बनाते थे तो टीचर ऐसे बना के देती थी, फिर है ना जगह छोड़ देती थी ऐसे, फिर हम उसको कॉपी करते थे, या ए बनाती थी कर्सिव राइटिंग की कॉपी में, फिर हम उसको ऐसे कॉपी करते थे। तो हुआ कि एम हैमिल भी ऐसे घर से कॉपी लेके आए। उसमें बहुत ही ब्यूटीफुली क्या लिखा हुआ था, ये फ्रांस और एल्सेस, ऐसे ये लिखा हुआ था कि आप इसको कॉपी करो। सबको कॉपी बांट दी। तो जब वो कॉपी बांट रहे थे लोगों के हाथ में, फ्रेंच में लिखा हुआ वो जो कॉपी है, वो ऐसे लग रहा था मानो झंडे बट रहे हो, जैसे फ्लैग्स बांटते हैं ना हम। अभी इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पे हम फ्लैग बांटते हैं, वो दिखाता है देश की स्वाधीनता को, हमारे प्रेम को, देश प्रेम को। तो हर तरफ ऐसे फ्रेंच में लिखे हुए वो मान लो झंडे बांट रहे हो, एक्चुअली वो थे कॉपी। तो जब वो बट रही थी, लोगों के पास उनकी टेबल पे रखी हुई थी, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे रॉड से लटकते हुए झंडे हो हर टेबल पे लगे हुए, जो ये शो कर रहे हैं कि हम फ्रेंच हैं, हम फ्रेंच सीख के रहेंगे, हमारा प्यार अपनी भाषा के प्रति, अपने देश के प्रति, वो दिखाया जा रहा था। तो अब हुआ क्या, कोई देखे, वो कह रहे हैं यू आउट टू हैव सीन, मतलब जो पढ़ रहा है, अगर आप एक सीन को देखो तो वो सीन कैसा होगा, जब सब लोग काम में लगे हुए हैं, सब लिखे जा रहे हैं, एकदम शांति है। स्कूल जनरली शांत नहीं होते, लेकिन एकदम शांति। आवाज़ किसकी थी, पेन चलाने की, पेन को कागज़ पे घिसने की आवाज़ आ रही थी। और अब क्या हुआ, छोटे से जो बीटल्स होते हैं, उड़ने वाले जीव होते हैं, उड़ने वाले इंसेक्ट हैं एक तरह से, भृंग बोलते हैं जिनको हिंदी में। अब भृंग उड़ के आ गए, पर किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। इवन जो छोटे छोटे मासूम से बच्चे होते हैं जिनका ध्यान जाता है गिलहरी को देखूं, मक्खी को देखूं, उनका भी ध्यान भटका ही नहीं। वो अपने काम में लगे। उनका काम क्या था, अब वो फ्रेंड्स और ये एल्सेस तो लिख नहीं सकते, वो तो बड़ों का काम है ना। छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, उनको फिश हुक का ऐसे ड्राइंग दिया हुआ था कि फिश हुक है ये, इसको आप कॉपी करो। तो वैसे ट्राई कर रहे थे, कैसे लिया, फिश हुक बनाया। पर वो ऐसे कर रहे थे इतने ध्यान से जैसे फ्रेंच लिख रहे हो, जैसे हम लोग फ्रेंच लिख रहे थे, हम लोग मतलब फ्रेंड्स हो गया, बाकी के क्लासमेट्स हो गए, ऐसे वो छोटे बच्चे भी क्या कर रहे थे, फिश हुक को ऐसे बना रहे थे कि जैसे मान लो वो भी फ्रेंच लिख रहे हो। तो इस तरीके से चल रहा था क्लास। और छत पे कुछ पिजन्स की आवाज़ आई। अब पिजन्स ने जो कू की, कू मतलब जो पिजन की आवाज़ आती है, वो आवाज़ जब आई, तो मैंने खुद से पूछा यार ये जो जर्मन है इसने हमें तो रोक दिया अपनी भाषा को सीखने से। अब तो क्या ये इनको पिजन्स को भी पकड़ लेंगे, बोलेंगे नहीं तुम फ्रेंच में मत कू करो, तुम जर्मनी में कू करो, क्या ऐसा पॉसिबल है? यानी पिजन्स आज़ाद रहेंगे। थोड़ा सा वाइल्ड इमेजिनेशन है एक तरह से। फिर जब मैं, सब लोग लिख रहे थे, मैं भी लिख रहा था, जब भी मैंने देखा अपना नज़रें उठा के आगे अपने सामने, तो क्या देखा मैंने, एम हैमिल क्या कर रहे थे, एकदम शांत बैठे हुए थे अपनी कुर्सी में। और वो कभी एक चीज़ को देखते, कभी दूसरी चीज़ को देखते, और ऐसे लग रहे थे कि मान लो वो सब कुछ को, सब कुछ जो है वो क्लास का सीन, उसको अपने दिमाग में बिठा देना चाहते थे। वो जो छोटा सा उनका स्कूल का जो रूम था उसको, क्योंकि 40 साल इस व्यक्ति ने दिए हैं स्कूल को एक सेम जगह पे। ये जो गार्डन है उनके सामने, और उनकी क्लास उनके सामने, इसी तरीके से उन्होंने देखा 40 साल से। ये गार्डन ऐसा का ऐसा है 40 साल पहले जब ये आए थे। खाली जो डेस्क और बेंचेस हैं वो थोड़ी सी घिस गई हैं, स्मूथ हो गई हैं, मतलब घिस गई हैं यूज़ कर करके। अखरोट के जो पेड़ हैं वो थोड़े से बड़े हो गए हैं। एक बेल लगाई थी, हॉप वाइन जो बेल थी क्लासरूम के बाहर, उन्होंने वो इतनी बड़ी हो गई है कि अब वो, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, तो ये जो उन्होंने रूफ, मैंने कहा था मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, एक मिनट,
तो जैसे मान लो उन्होंने बेल लगाई, तो ये जो बेल है ये बढ़ते 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 छत तक पहुंच चुकी थी इन पिछले 40 सालों में। तो इतना ज़्यादा लगाव उनका है, तो वो सब कुछ देख रहे हैं कि ये अखरोट के पेड़ बड़े हो गए हैं, ये जो हॉप पाइन है ये आज छत तक आने लगी है जो मैंने खुद लगाई थी। और ऑफ कोर्स उनका दिल कितना टूटा होगा, कितना दुख रहा होगा इस व्यक्ति का दिल जिसने 40 साल दिए हैं और अब छोड़ना पड़ेगा। अब ऊपर से आवाज़ आ रही थी, उनकी जो बहन है वो पैकिंग कर रही थी, तो ऑफ कोर्स जाना तो है ही अगले दिन। तो वो जो ट्रंक मतलब बॉक्स बॉक्स बैग्स वो जो पैक हो रहे थे कंट्री को छोड़ने के लिए अगले दिन। अब क्या होता है, लेकिन उनके पास फिर भी करेज था, एक सब्र था, एक हिम्मत थी कि मैं सुन के जाऊंगा आखिरी लेसन। मतलब ये नहीं था कि आखिरी ईयर चल छोड़ दे, एक दिन में क्या होगा। बहुत लोग करते हैं ना कि एक दिन ही तो है यार, छोड़ दो, क्या फर्क पड़ना है। जैसे आप देखोगे, जैसे अभी आपके एग्जाम होंगे, तो जब स्कूल का लास्ट के जो 2-3 दिन होते हैं, जब मई जून की छुट्टी लगने वाली होती है, तो बहुत लोग स्कूल नहीं आते। वो क्या सोचते हैं, अरे यार 2 दिन में क्या फर्क पड़ना है, एक दिन में क्या फर्क पड़ना है, छुट्टी मार लो, वैसे ही कम लोग आएंगे। पर ये टीचर ऐसा नहीं था, इनके पास हिम्मत थी कि नहीं, मैं आखिरी लेसन भी सुनूंगा। अब सब लोगों ने लिखा, अब हिस्ट्री का एक लेसन पढ़ाया जा रहा था। तो जो बेबीज बेबीज मतलब वही जो छोटे वाले बच्चे मैंने कहा था ना, उन्होंने क्या सुनाया अपना, वो बा बेबी वो बू, नॉर्मल जो उनको सिखाया गया होगा, बहुत बच्चों वाली कोई चीज़ वो सिखाया गया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, वो जो ओल्ड हॉस्टर मैंने बताया था ना, जो बुजुर्ग आदमी पीछे बैठा था, अब क्या हुआ, उन्होंने चश्मा पहना, अपनी जो प्राइमर वाली बुक है वो दोनों हाथों से पकड़ी और कुछ शब्दों को पढ़ना शुरू किया। अब वैसे तो बहुत इमोशनल टाइम था, सबको रोने का मन हो रहा था, उनका खुद का रोने का मन हो रहा था। तो वो ऐसा लग रहा था रो रहे हो, जैसे होता है ना जज्बात जब हो तो आवाज़ ऐसे होती है, ट्रैम्बल होने लगती है, थोड़ी सी रोने जैसा फील होता है। अब बहुत फनी लग रहा है, एक तो बुजुर्ग आदमी अब फ्रेंच बोल रहा है, उसके बाद रोने जैसा लग रहा है। ये ऐसे ही है, मान लो आप इंग्लिश में, जैसे आपकी नानी या आपकी दादी वो रोते हुए इंग्लिश बोल रही हो, कितना फनी लगेगा। और बात तो दुख वाली है। अब सबका मन कैसा था कि हंसो भी और रो भी यार। दुख क्यों, क्योंकि अब 40 साल पुराना टीचर जा रहा है, अपनी भाषा जा रही है। और खुशी क्यों, खुशी तो नहीं है, हंसी क्यों आ रही है इस कॉमिक बात पर कि जो टीचर है, ये जो टीचर नहीं, सॉरी, ओल्ड जो हॉसर है वो ऐसे बोल रहा है कि बहुत हंसी आ रही थी, फनी वे में बोल रहा है। अब हुआ क्या, अचानक से चर्च जो क्लॉक है उसकी आवाज़ आती है कि 12 बज गए। आवाज़ आती है से मेरा मतलब क्या है, वो घंटी बजती है ना, आपने सुना होगा, आर वाली क्लॉक होती थी पहले, हर एक घंटे में वहाँ पे स्ट्राइक होती थी, वो आवाज़ आती, टन टन ऐसे आवाज़ आती थी, तो समझ में आता था कि भाई टाइम हो गया। अभी आवाज़ आई 12 बजने की। फिर एंजलिस, ये दो दो अलग अलग घड़ियां हैं, अलग अलग जगह पे 12 बजने की आवाज़ आती है। रशियंस जो हैं उनके ट्रम्पेट्स की आवाज़ आती है, मतलब उनके जो ड्रिल जिसकी वो प्रैक्टिस कर रहे थे ना, उसकी आवाज़ आती है। अब एम हैमिल बहुत ही बुरा फील कर रहे थे उस समय, मतलब इतना बुरा उन्होंने कभी फील, इन्होंने देखा नहीं था स्टूडेंट्स ने एम हैमिल को। जैसे वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे भी अपने जब खड़े हुए हैं, तो ये कहते हैं फ्रेंड्स कि वो इतना टॉल मैंने उनको नहीं देखा। टॉल से उनका मतलब इतना करीब, इतना स्ट्रेट खड़े हुए उनको मूव करते हुए दिखा है जनरली। अब होता क्या है कि इस बार वो कहते हैं माय फ्रेंड्स। अब ध्यान से देखना, पिछली बार उन्होंने कहा था माय चिल्ड्रन, जब लेक्चर शुरू हुआ तो उन्होंने कहा था माय चिल्ड्रन, फिर बताया था कि आज की आखिरी क्लास है। पर जब आज आखिरी दिन उन्होंने कहा माय फ्रेंड्स, ये शो करता है सादगी, ये शो करता है टीचर की विनम्रता, ये शो करता है कि वो टीचर के सामने वो स्टूडेंट्स की तरह नहीं देख रहा, वो देख रहा है फ्रेंच लोगों की तरह कि एक समानता है मुझ में और इनमें, और मुझे अब अपनी भाषा को बचाना है। मैं एक लेगेसी छोड़ के जा रहा हूँ इनके दिल में, ये भावना की अपनी भाषा को जिंदा रखना, चाहे मैं मतलब टीचर रहूँ ना रहूँ, लेकिन भाषा जिंदा रहनी चाहिए। ये फीलिंग वो जब छोड़ता है तो वो माय फ्रेंड्स बोलता है, फिर वो बोलता है आए आए। अब जज्बात के कारण वो हकलाने लगता है, नहीं बोल पाता, गला चौक हो जाता है। अब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ अपना चेहरा कर लेते हैं, चौक का एक पीस उठाते हैं और जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा अक्षरों में क्या लिख देते हैं वो, वाइवले फ्रेंड्स, जिसका मतलब क्या होता है, लॉन्ग लिव फ्रेंड्स। अब वो रुके, उन्होंने अपना दीवार से थोड़ा उन्होंने सिर टकराया, बहुत दुख में थे, थोड़ा सा सहारा लिया दीवार का और बिना कुछ कहे हाथ से इशारा कर दिया कि स्कूल डिसमिस, स्कूल की छुट्टी है, आप सब जा सकते हैं। तो इसी के साथ जो जो क्लास है वो खत्म होती है, द लास्ट लेसन खत्म होता है, जो कि था हमारा फर्स्ट चैप्टर। लेकिन नॉलेज फॉर क्यूरियस आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहेगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगले लेक्चर के लिए, और अगली वीडियो के लिए जो नोटिफिकेशंस है उसको ऑन कर दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी कमेंट है, कोई भी फीडबैक है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड फाइनली